Students, I am going to make a video of engineering, and the subject is strength of material. So आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक्स लेक्चर 1 देखने जा रहे हैं. So that is strength of material, and this is the first lecture of strength of material. So the first topic is definition of stress. So स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा, एंड स्ट्रेस इज a second order tensor quantity. So which type of quantity is stress? Tensor quantity. And टेंसर क्वांटिटी भी कौन से ऑर्डर की? सेकेंड ऑर्डर की. वेक्टर क्वांटिटी भी टेंसर ही है, वो फर्स्ट ऑर्डर की है. स्केलर क्वांटिटी भी टेंसर ही है, वो जीरो ऑर्डर की टेंसर क्वांटिटी है. स्ट्रेस जो है सेकेंड ऑर्डर का टेंसर क्वांटिटी, इसको हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे. अब स्ट्रेस क्या है? सो स्ट्रेस है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर मैं इतना बस बोलता हूँ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है. इसके लिए एक शब्द लगाना पड़ेगा, एक्टिंग इन. स्ट्रेस कहाँ लगेगा? किसी प्लेन में लगेगा. एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेन. एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेन. So this is stress. तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया के बाद एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेन लगाना है. ये वर्ड यूज करना है डेफिनेशन में. टेंसर क्वांटिटी को 3 चीज चाहिए. क्या चाहिए? टेंसर क्वांटिटी के पास क्या क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए. और क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए. और क्या होना चाहिए? और एक प्लेन होना चाहिए. प्लेन यानी सरफेस होनी चाहिए. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक, मान लीजिए ये
वर्क पीस है या एक रॉड है मेटल की, और इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। कितने न्यूटन का? P न्यूटन का। और P की वैल्यू जो है ये है 10 किलो न्यूटन। तो इसका जो एरिया है फोर्स के परपेंडिकुलर वो 100 mm स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो जब मैंने स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाया, स्ट्रेस का फॉर्मूला, जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल है अंदर की तरफ रजिस्ट करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा बीच से। तो अगर ये टूट नहीं रहा है तो इस वर्क पीस के जो इस रॉड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अंदर की तरफ रजिस्टिव फोर्स लगा रहे हैं। तो अंदर की तरफ जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, जो ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स यूनिट एरिया में जो लग रहा होगा किसी प्लेन में, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। तो मान लीजिए ये एक प्लेन है, ये तो इस प्लेन में जो स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस का फॉर्मूला रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है? 10 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन है, न्यूटन बदलने के लिए 10⁻³ SI यूनिट में रखना पड़ेगा भाई। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन है। एरिया कितना है? 100 मिलीमीटर स्क्वायर है। मिलीमीटर स्क्वायर में 2 मिलीमीटर है, तो एक को बदलने के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻⁻6 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये 10⁻+6 हो जाएगा। 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 अपॉन 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ कटा, तो ये 10 स्क्वायर बचा। 10 स्क्वायर कितना होता है? 100। तो 100 इंटू 10⁻6 ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, जिसे पास्कल कहते हैं। 10⁻6 हटा के तो मेगा पास्कल भी कह सकते हैं। तो ये क्योंकि फोर्स जो है लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, तो सिग्मा टेंसाइल भी बोल सकते हैं। 100 मेगा पास्कल आया। ये जो स्ट्रेस आया ये हर जगह का नहीं आया, ये इस एरिया का आया जो एरिया इस फोर्स के परपेंडिकुलर है। जो एरिया इस फोर्स के परपेंडिकुलर है, ये एरिया, इस एरिया में इतना स्ट्रेस आया। ये जो सरफेस है, एरिया मतलब सरफेस, ये जो सरफेस है ये, इस सरफेस में इतना स्ट्रेस आया। लेकिन अगर मैं सरफेस या प्लेन में ये वाला ले लूँ जो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल? थीटा। तो एक इस प्लेन के अलोंग शियर स्ट्रेस होगा जिसे टाउ बोलेंगे, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एक स्ट्रेस जिसे सिग्मा नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस होगा सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा टी। तो शियर स्ट्रेस होगा सिग्मा टी अपॉन 2 साइन 2 थीटा। तो इस प्लेन में स्ट्रेस बदल जाएगा, यानी ये जो हमने स्ट्रेस निकाला है ये हर एक प्लेन के लिए नहीं है, इस प्लेन के लिए है जो इस फोर्स के परपेंडिकुलर प्लेन है उसके लिए है। इस प्लेन से कुछ एंगल पे अगर हम दूसरा प्लेन लेंगे,
उस पर शियर और नॉर्मल स्ट्रेस बदल जाएंगे। अगर हम थीटा 0 रख दें तो ये प्लेन आ जाएगा, इस प्लेन में या थीटा 0 रखोगे तो शियर स्ट्रेस रहेगा ही नहीं, इस प्लेन में ओनली नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा। जबकि इस प्लेन से थीटा एंगल पे जो प्लेन है उसमें शियर और नॉर्मल दोनों आएंगे, तो अलग अलग प्लेन का स्ट्रेस अलग अलग होगा, यानी स्ट्रेस प्लेन पे भी डिपेंड करता है। इसलिए जब डेफिनेशन देते हैं तो हमने कहते हैं कि जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो सरफेस में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। यूनिट एरिया में किसी प्लेन में जो लगता है उसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लें when a material is subjected to external influence like force, movement, torque, temperature, etc., a resistance force is set up within the body. Within the body, जब किसी मटेरियल को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जैसे फोर्स, मूवमेंट, टॉर्क से सब्जेक्ट कराते हैं तो एक रेजिस्टेंस सेटअप हो जाता है बॉडी में। वही रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इन अ पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड स्ट्रेस। सो स्ट्रेस क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? द इंटरनल resistance per unit area acting in a particular plane is known as stress। स्ट्रेस वेक्टर नहीं है, स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, तो नोट कर लें, स्टार मार्क कर लें, यानी नोट लगा लें। नोट यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट। स्ट्रेस इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ टेंसर। अब स्ट्रेस जो है सेकेंड ऑर्डर टेंसर है। सेकेंड ऑर्डर टेंसर कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं? स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर सेकेंड ऑर्डर
टेंसर क्वांटिटी है। कौन कौन सी? स्ट्रेस, स्ट्रेन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। सर सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर टेंसर का मतलब है मैग्नीट्यूड को छोड़ के दो चीज़ें और चाहिए, एक है डायरेक्शन और एक है प्लेन। क्या? मैग्नीट्यूड को छोड़ के और क्या चाहिए आपको? टू थिंग चाहिए। दो थिंग क्या? मैग्नीट्यूड तो सभी में चाहिए, स्केलर में भी चाहिए, वेक्टर में भी चाहिए, टेंसर में भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड को छोड़ के दो चीज़ और क्या चाहिए? एक चाहिए डायरेक्शन और दूसरा चाहिए प्लेन। नीडेड फॉर डिफाइनिंग, स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड को छोड़ के क्या चाहिए? दो चीज़ और चाहिए। कितनी चीज़ चाहिए? दो चीज़। तो दो चीज़ चाहिए, इसलिए इसको सेकेंड ऑर्डर टेंसर कहते हैं। ठीक है। वेक्टर एक खुद फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है। वेक्टर खुद भी एक फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। क्यों? क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के अलावा एक चीज़ और चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ एक चीज़ और चाहिए। एक ही चीज़, मैग्नीट्यूड के अलावा एक चीज़ ही चाहिए। और क्या चाहिए? डायरेक्शन। इसलिए वेक्टर फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है। स्केलर भी टेंसर है, वो जीरो ऑर्डर टेंसर है। स्केलर कौन सा टेंसर है? जीरो ऑर्डर टेंसर। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए उसको जीरो ऑर्डर टेंसर कहते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और एक प्लेन भी चाहिए, इसलिए इसको मैग्नीट्यूड के अलावा दो चीज़ और चाहिए, इसलिए इसको सेकेंड ऑर्डर टेंसर कहते हैं। ठीक है। स्ट्रेस जो होता है ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज से इंडिपेंडेंट होता है, इसको नोट कर लें। स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास तीन मटेरियल है, तीन वर्क पीस हैं। एक वर्क पीस है आपका स्टील का, एक वर्क पीस है आपके पास एल्युमिनियम का और एक वर्क पीस है आपके पास वुड का। ठीक है। इसमें आपने फोर्स P लगाया, एरिया A था, इसमें भी फोर्स P लगाया, एरिया A था, इसमें भी फोर्स आपने P लगाया, एरिया A रखा। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना हो जाएगा? P/A। इसमें भी स्ट्रेस कितना हो जाएगा? P/A। इसमें भी स्ट्रेस कितना हो जाएगा? P/A। स्ट्रेस तीनों में सेम प्लेन में, अगर तीनों में एक ही प्लेन की बात करें, जैसे इस लोड के परपेंडिकुलर प्लेन इसमें भी लिए, इस लोड के परपेंडिकुलर प्लेन इसमें भी लिए, इस लोड के परपेंडिकुलर प्लेन इसमें, तो तीनों में
तीनों का प्लेन सेम ही है, इस फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो सेम प्लेन में तीनों में सेम स्ट्रेस आएगा, क्योंकि तीनों में फोर्स भी सेम है, पी यहाँ पे फोर्स है, तीनों का एरिया सेम है, तीनों में डेवलप होने वाला स्ट्रेस भी सेम होगा। यानी अलग अलग मटेरियल बदलने से, अगर लोड और एरिया नहीं बदल रहे हैं, अगर हम फोर्स और एरिया नहीं बदल रहे हैं, तो सेम प्लेन में स्ट्रेस भी बदलने वाला नहीं है, भले हम मटेरियल बदल दें। अगर हम फोर्स और एरिया नहीं बदलेंगे तो सेम प्लेन में लगने वाला स्ट्रेस भी सेम होगा। यानी स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे, मटेरियल चेंज करने पे चेंज नहीं होगा। मेरे पास 3 वर्क पीस हैं, तीनों का मटेरियल अलग अलग है, तीनों में फोर्स और एरिया सेम है, तो सेम प्लेन में सेम स्ट्रेस डेवलप होगा तीनों ही वर्क पीस में। स्ट्रेस तीनों में सेम पैदा होगा, लेकिन तीनों बराबर झेल पाएंगे, ये तीनों में सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। डेवलप तीनों में से इक्वल स्ट्रेस होगा, लेकिन तीनों मटेरियल बराबर स्ट्रेस झेल लेंगे, ये अलग अलग होगा। बराबर झेल पाएंगे नहीं, ये हम नहीं कह सकते, ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए 100 पास्कल इसमें स्ट्रेस आई, इसमें भी, तो हो सकता है लकड़ी जो मटेरियल है वो टूट जाए, और ये वाले मटेरियल जो है उसको झेल लें स्ट्रेस को। स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, स्ट्रेस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल चेंज करने से स्ट्रेस चेंज नहीं होगा। स्ट्रेस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल चेंज करने से स्ट्रेस चेंज नहीं होगा। अगर प्रेशर और फोर्स और एरिया सेम रखे हैं तो सेम प्लेन में स्ट्रेस भी सेम होगा। बट स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम स्ट्रेस को ही स्ट्रेंथ कहते हैं। कोई भी मटेरियल कितना मैक्सिमम स्ट्रेस सहन कर सकता है, वही उसकी स्ट्रेंथ है। तो ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा स्ट्रेंथ। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी, जिसे यंग मॉडुलस कहते हैं, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये भी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। ओके।